हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़, और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ केस स्टडीज़ बेस्ड एमसीक्यूज़ कि आखिर केस स्टडीज़ बेसिस पर कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। इनको भी हमें सॉल्व करना डेफिनेटली आना चाहिए। तो उनको कुछ प्रीवियस ईयर के हम केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं पहले केस स्टडी के ऊपर। राजेश एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देता है अपने सबऑर्डिनेट को। वो है मोहन। फ्रॉम मोहन इमीडिएट सुपरवाइजर हैज इंस्ट्रक्टेड विच प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड। वापस से सवाल पढ़ेंगे। राजेश अ प्रोडक्शन मैनेजर गिव्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबऑर्डिनेट मोहन फ्रॉम वॉट मोहन्स इमीजिएट सुपरवाइजर हैज इंस्ट्रक्टेड। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो राजेश है वो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो मोहन को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देता है, और मोहन का जो इमीडिएट सुपरवाइजर है वो उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? जाहिर सी बात है यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है, क्योंकि अगर एक ही सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी और वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट होता है वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड, डेट इज ऑप्शन बी। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोहन को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो दो अलग अलग सुपीरियर या सुपरवाइजर से मिल रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है वायलेट हो रहा है वो हो रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए सेकंड देखिए। इन अल्फा लिमिटेड द सीईओ इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग एंड वैल्यूज देयर सजेशन। अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है, इसका सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करता है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, और उनके सजेशन को वैल्यू भी देता है, यानी कि उनके इनिशिएटिव को वैल्यू देता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया है? इक्विटी का यहाँ फॉलो नहीं हुआ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, और एस्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि हार्मनी वाले प्रिंसिपल का भी कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, उनके सजेशंस को, इनके इनिशिएटिव को वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, डेट इज ऑप्शन बी। यहाँ पर फ्यूल का जो इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल है वो वाला यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इनिशिएटिव। 33 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A company allows two managers from different department to communicate directly in case of emergency instead of following the chain of command। कंपनी अलाउ करती है दो मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट को कि वो कम्युनिकेट कर ले डायरेक्टली अगर कोई इमरजेंसी होती है, तो वो चेन ऑफ कमांड यानी कि स्केलर चेन को फॉलो नहीं करे। तो ये कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? याद रखना, एक्सेप्शन होता है स्केलर चेन का गैंग प्लैंक, जिसमें आप इमरजेंसी के केसेस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर से। तो जब कंपनी अलाउ कर रही है दो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को कि वे कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली इमरजेंसी के केस में, इन चेन ऑफ कमांड को फॉलो ना करें, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है गैंग प्लैंक, बिकॉज गैंग प्लैंक इज द एक्सेप्शन ऑफ द स्केलर चेन प्रिंसिपल। तो गैंग प्लैंक में हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने सबऑर्डिनेट, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर से इमरजेंसी के केसेस में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज गैंग प्लैंक। आगे देखिए। XYZ लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करवाता है फेयर वेजेस, सही पैसा दे रहा है, गुड वर्किंग कंडीशंस दे रहा है, और वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है एम्प्लॉइज को। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल जो है एम्फेसाइज किया गया है? XYZ लिमिटेड जो है वो फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाता है, गुड वर्किंग कंडीशंस देता है, और साथ के साथ वेलफेयर फैसिलिटीज भी देता है एम्प्लॉइज को। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसका राइट आंसर ए और बी में से कोई एक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और इनिशिएटिव इसमें से राइट आंसर नहीं है, सी और डी इसमें नहीं है, तो हमने इसमें केबीसी की तरह 50-50 लगा दिया है। इसका राइट आंसर या तो ऑप्शन ए है या राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। आपके लिए मैं ये सवाल छोड़ता हूं, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें फेयर वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशंस और वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉइज को। क्या वो ऑप्शन ए होगा रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर वो ऑप्शन बी होगा इक्विटी? या आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा होने वाला है। सी और डी इसके राइट आंसर नहीं है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब दो ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर इज 34। चलिए 35 देखिए बेटा। एक मैनेजर है जिसने डिवाइड किया है कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे स्पेशलाइज जॉब्स में, और असाइन किया गया है डिफरेंट वर्कर्स को ऑन देयर एक्सपर्टीज। मतलब एक मैनेजर ने एक बड़े डिफिकल्ट टास्क को
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन छोटे छोटे पार्ट्स को उन वर्कर्स को काम दिया गया है जिसमें वो एक्सपर्ट है। ऑडिटिंग का काम जिसको आता है उसको ऑडिटिंग का काम दिया गया, एडवर्टीजमेंट का काम जिसको आता है उसे एडवर्टीजमेंट का दिया गया, सेल्स का काम जिसको आता है उसको सेल्स का दिया गया, मार्केटिंग जिसको आती है उसे मार्केटिंग दी गई। मतलब एक कॉम्प्लेक्स टास्क को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उन वर्कर्स को असाइन किया गया जिनमें वर्कर्स वो एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, ऑर्डर या डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रिंसिपल हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क का। डिवीजन ऑफ वर्क वो होता है जिसमें हम एक बड़े टास्क को या कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज ऑफ द एम्प्लॉइज या अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स वो काम क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि 100% एफिशिएंसी वर्क के अंदर आ सके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। आगे देखिए, इन बेटा कॉर्पोरेशन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर। बेटा कॉर्पोरेशन है जिसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर लगातार एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है। टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, लगातार एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एक नए एम्प्लॉय का स्टेबल होने का थोड़ा सा चांसेस दें जब लगातार टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कंपनी को छोड़ के जाने का प्रोसीजर। किसी एम्प्लॉय ने कोई कंपनी को ज्वाइन किया फिर वो उसे तुरंत छोड़ के चला गया, तो जो टर्नओवर रेशियो होता है जब ये बढ़ जाता है तो इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल का। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे देखिए, A supervisor conducts time and motion study to determine the most efficient way to perform a task। एक सुपरवाइजर ने कंडक्ट किया टाइम स्टडी को भी और मोशन स्टडी को भी ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक एफिशिएंट वे निकल के आ जा पाए। यहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई, देखो टाइम स्टडी भी हुई है यहाँ पे और मोशन स्टडी भी हुई है, एक डिटरमाइन करने के लिए कि आखिर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या तरीका बेस्ट हो सकता है, यहाँ पर उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है, आंसर सोच के बताइए फटाफट से। तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका मेथड स्टडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर सुपरवाइजर कंडक्ट करता है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी को ताकि मोस्ट एफिशिएंट वे पता लग सके किसी टास्क को परफॉर्म करने का। Gamma Limited ensures that every employee knows their position in the organization and all materials are kept in designated places। हर एक मटेरियल एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हो, राइट थिंग एट द राइट प्लेस। तो जैसे ही ये प्रिंसिपल आएगा आपका दिमाग सीधे कहाँ पे जाना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बताता है कि हर एक चीज की एक सही जगह होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और उनको सामान आराम से मिल जाए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो हो रहा है। Next question is, a company pays higher wages to workers who exceed the standard output and lower wages to those who fail to meet it। एक कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि उन्हें हायर वेजेस दिया जाएगा जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा काम कर रहे हैं और उन्हें लोअर वेज दिया जाएगा जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम का काम कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का। जो तय यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा उसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा, जो स्टैंडर्ड यूनिट से कम प्रोडक्शन करके दिया जाएगा उसे कम पैसा दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होता है आपके डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का। या बोनस, इंसेंटिव और फेयर रेम्युनरेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जब सभी एम्प्लॉइज हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग द सेम गोल, एक मैनेजर के अंदर है और एक ही प्लान है, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, मैनेजर भी एक ही है और प्लान भी एक ही है। प्लान से मतलब आ रहा है यहाँ पे डायरेक्शन, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है बेटा। तो इस तरह की कुछ केस स्टडीज आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट तरह की केस स्टडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।